नमस्कार, बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भारतीय जनता पार्टी की बूथ लेवल कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर चुन चुनकर वार किए। पीएम मोदी के पूरे संबोधन के दौरान फोकस गांव, किसान, मुसलमान, भ्रष्टाचार, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर रहा, जिसके चुनावी मायने निकाले जाने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद को लेकर विपक्षी दलों पर निशाना साधा और कहा कि अगर आपको अपने बेटे बेटियों की चिंता हो तो बीजेपी को वोट दें। पीएम मोदी ने विपक्षी दलों को परिवारवाद और भ्रष्टाचार के मसले पर घेरा तो वहीं युद्ध के दौर में भी महंगाई के नियंत्रित होने का दावा किया। पीएम ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 2 बार घटाने का भी जिक्र किया और विपक्ष पर बेवजह हो हल्ला करने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने आयुष्मान भारत योजना और जेनेरिक दवा की दुकानों के कारण लोगों को हो रही बचत के आंकड़े भी गिनाए। पीएम मोदी ने कल्याणकारी योजनाओं को लेकर लोगों के बीच जाने का संदेश दिया। प्रधानमंत्री के पूरे संबोधन का अगर सार देखा जाए तो केंद्र में गांव, किसान, मुसलमान, भ्रष्टाचार और यूनिफॉर्म सिविल कोड ही रहे। तो बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 का चुनावी एजेंडा सेट कर दिया है। कहा जा रहा है गांव, किसान, मुसलमान और यूसीसी मुद्दे रहने वाले हैं 2024 के और इन्हीं पर बीजेपी 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेगी। विपक्ष पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निशाना साधा है। उन्होंने चुनाव का एजेंडा भी गिराया। कार्यकर्ताओं को पीएम ने संबोधित किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि बकरीद पर कुर्बानी के लिए स्थान का चिन्हांकन करने से ही होना चाहिए। विवादित जगहों पर कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। पूर्व में तय और चिन्हित स्थान के अतिरिक्त कहीं और कुर्बानी ना हो। प्रत्येक दशा में ये सुनिश्चित करें कि कहीं भी प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी ना हो। हर जिले में कुर्बानी के बाद अपशिष्ट के व्यवस्थित निस्तारण की व्यवस्थित कार्य योजना होनी चाहिए, अन्यथा की स्थिति में अपशिष्ट बीमारी का कारण बनते हैं। मुख्यमंत्री ने आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए कानून व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के संबंध में शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पुलिस कमिश्नरों, मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों द्वारा की जा रही तैयारियों की समीक्षा की और निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 4 जुलाई से पवित्र श्रावण मास भी शुरू हो रहा है। इस वर्ष अधिमास के कारण श्रावण मास 2 महीने की अवधि का हो रहा है। श्रावणी, शिवरात्रि, नागपंचमी, रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। श्रावण मास में परंपरागत कांवड़ यात्रा निकलेगी। इसमें सोमवार पूजन का भी विशेष महत्व है। इससे पहले 29 जून को बकरीद मनाया जाएगा। साफ है कि कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ये समय काफी संवेदनशील है। इस खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कानपुर से जुड़ चुके हैं कमर आलम। बहुत बहुत स्वागत आपका। कमर, जिस तरीके से सीएम योगी ने बैठक की है और तमाम निर्देश दिए गए हैं, बकरीद हो, रक्षाबंधन हो या फिर श्रावण मास हो, तमाम त्योहारों को लेते हुए यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। क्या लगता है कि जो निर्देश दिए गए हैं कितना पालन इनका किया जाएगा या फिर बकरीद पर कितना इसका ध्यान रखा जाएगा? जी, आपको बता दें कि जो ये योगी आदित्यनाथ का जो बैठक हुई है, इस बैठक को लेकर जितने अधिकारी थे उनको आदेश दिए गए हैं कि जो ये त्योहार है, चाहे रक्षाबंधन हो, चाहे कांवड़ यात्रा हो, चाहे बकरीद हो, जिनमें इनमें जो भी है वो जैसे होता था वैसे ही होगा और इसमें जो भी कोई हरकत करता हुआ पाया जाएगा, चाहे किसी उसका दल का हो या कोई भी हो, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और कहीं ना कहीं जो अभी 2 दिन या 3 दिन बाद बकरीद आ रही है और बकरीद पर जो जानवर कटते हैं, जो जैसे ये होता है, उस पर भी सख्त लोगों को जो यहाँ के अधिकारी हैं उनको आदेश दिए हैं और आदेश देने के बाद उनसे कहा गया है कि जो जहाँ पे एक स्थायी जगह बनाई जाएगी वहीं पे जानवर उनके काटे जाएंगे, जानवर वो होंगे और इसके अलावा कहीं
ऐसी जगह नहीं होंगे जहां पर कोई विवाद उत्पन्न हो, और वहीं जहां पर होते हैं वहीं स्थायी उनकी जगह बनाई जाएगी वहीं। और अभी उसके बाद ये कांवड़ यात्रा भी आ रही है, मगर देखा जाए तो यहाँ का जो माहौल ये भी कहा गया है कि जो यहाँ का जो माहौल खराब करेगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, और कोई भी ऐसा पाया जाए तो जो भी उनके खिलाफ कार्रवाई है वो की जाएगी। एक तरीके से देखा जाए तो आने वाले 3-4 महीने काफी संवेदनशील रहने वाले हैं त्योहारों को देखते हुए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कमर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बता दें आपको कि बकरीद, श्रावण मास, रक्षाबंधन और तमाम आने वाले त्योहारों को लेकर सीएम योगी सख्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं और बकरीद को लेकर उन्होंने निर्देश दिए हैं कि आस्था को सम्मान दे, लेकिन कोई नई परंपरा शुरू ना करे। जो तय जगह है तय जगह पर ही कुर्बानी दे। बकरीद को लेकर सीएम योगी ने निर्देश दे दिए हैं और काफी सख्त नजर आ रहे हैं, सीएम का एक्शन में नजर आ रहे हैं। कुर्बानी के बाद अपशिष्ट के व्यवस्थित निस्तारण की व्यवस्थित कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही कहा गया है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो अपशिष्ट बीमारी का कारण बन जाते हैं। मुख्यमंत्री ने आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए कानून व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के संबंध में शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पुलिस कमिश्नरों, मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों के साथ में तैयारियों की समीक्षा की और दिशा निर्देश दिए हैं। तो बता दें आपको, मुंबई की एक सोसाइटी में बकरे के आते ही बवाल मच गया। हंगामा इस कदर बढ़ा कि वहां पुलिस को भी बुलाना पड़ा। बकरीद के मौके पर कुर्बानी की परंपरा है, इसी के चलते सोसाइटी में बकरा लाया गया था। मुंबई के मीरा रोड पर मौजूद एक सोसाइटी में रहने वाले परिवार कुर्बानी के लिए एक बकरा लेकर आए थे। बकरे को सोसाइटी में आने के बाद वहां रहने वाले अन्य समुदाय के लोगों ने जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया। मामला सिर्फ हंगामे तक नहीं रुका, बल्कि वहां हिंदूवादी संगठन बजरंग दल के लोग भी पहुंच गए। अपने त्योहार को शांतिपूर्वक नहीं मनाए देने जाने के कारण मुस्लिम परिवार ने भी पुलिस में शिकायत की। उनके परिवार की महिला सदस्य यास्मीन ने सोसाइटी के लोगों के खिलाफ कश्मीरा पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 143, 147, 149, 354, 323, 341, 504, 506 पर शिकायत दर्ज करवाई। संगठन के लोगों ने वहां हनुमान चालीसा का पाठ किया और फिर जय श्री राम के नारे लगाए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने हंगामा कर रहे लोगों को शांत कराया। पुलिस के समझाने के बाद बवाल शांत हुआ और दोनों बकरे सोसाइटी के बाहर लेकर जाए गए। पुलिस ने नारेबाजी कर रहे लोगों को नियमों का हवाला देकर इस बात का आश्वासन दिया कि सोसाइटी के भीतर कुर्बानी नहीं दी जा सकती। हंगामे के इस मामले के बाद सोसाइटी में कोई अप्रिय घटना ना हो, इस वजह से पुलिस प्रशासन ने वहां भारी पुलिस बल भी तैनात कर दिया है। मान्यता है कि बकरीद ईद के दिन इस्लाम धर्म के लोग कुर्बानी देते हैं। कहा जाता है कि हजरत इब्राहिम अल्लाह के बेहद करीबी थे। अल्लाह के हुक्म के बाद वो अपने बेटे की कुर्बानी के लिए तैयार हो गए थे, जिसके लिए बेटे की कुर्बानी के वक्त आंखों पर उन्होंने एक पट्टी बांध ली थी। हालांकि जब उन्होंने आंखों से पट्टी उतारी तो उनका बेटा जिंदा था और उसकी जगह एक मेमना कुर्बान हो गया था। तभी से आज तक बकरीद के मौके पर बकरे और दूसरे जानवरों की कुर्बानी की परंपरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस दिन चुनाव जीतने के लिए वोटर्स को फ्री की योजनाओं से लुभाने को लेकर विपक्ष पर हमला किया, उसी दिन कांग्रेस ने तेलंगाना में भी चुनाव में सफल हो चुके फॉर्मूले के साथ लड़ने का फैसला किया। कर्नाटक में हाल ही में चुनावी सफलता को देखते हुए कांग्रेस ने चुनावी राज्य तेलंगाना में भी गारंटी देने का फैसला किया है। इसी साल आखिर में राज्य में चुनाव होने हैं। तेलंगाना में चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने मंगलवार को दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में बैठक की। इसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, राज्य प्रभारी माणिक राव ठाकरे, प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी और राज्य के सीनियर नेता शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी और खड़गे ने नेताओं से कहा कि वे आपस में चर्चा करें और
लोगों से भी फीडबैक लें कि चुनाव से पहले क्या गारंटी का वादा किया जाना चाहिए। इसके अलावा राहुल गांधी ने तेलंगाना के नेताओं से ये भी कहा कि वे एक दूसरे के खिलाफ सार्वजनिक रूप से ना बोलें, बल्कि पार्टी मंच पर अपनी बात रखें। तो बता दें कि राहुल गांधी के साथ नेताओं की चर्चा हुई है। हिमाचल और कर्नाटक के बाद तेलंगाना पर अब कांग्रेस की नजर है। इसी साल के आखिर में तेलंगाना में चुनाव होने हैं और अब जिस तरीके से कर्नाटक में कांग्रेस ने जीत हासिल की है, जिस तरीके से कर्नाटक में हिमाचल में गारंटी दी है कांग्रेस ने, उसी तरीके से अब तेलंगाना भी कांग्रेस के निशाने पर है और कांग्रेस अब जो है तेलंगाना में भी चुनावी गारंटी देने की योजना बना रही है। इसी साल के अंत में तेलंगाना में चुनाव होने हैं और किसी भी तरीके से इस चुनाव को जीतने की कोशिश कांग्रेस करेगी। वही कार्यकर्ताओं के साथ में राहुल गांधी की बैठक हुई है और मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस दिन चुनाव जीतने के लिए वोटर्स को फ्री की योजनाओं से लुभाने को लेकर विपक्ष पर हमला किया है, उसी दिन कांग्रेस ने तेलंगाना में भी चुनाव में सफल हो चुके फॉर्मूले के साथ लड़ने का फैसला किया है। तो हिमाचल और कर्नाटक में जिस तरीके से कांग्रेस को सफलता मिली है, तेलंगाना में भी अब गारंटी देने की योजना बनाने लगी है कांग्रेस और अब तेलंगाना पर कांग्रेस की नजर है। तेलंगाना जीतने की कोशिश कांग्रेस करेगी। इसी के चलते राहुल गांधी की बैठक हुई है। इस खबर पर चर्चा के लिए आलोक दुबे जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आलोक जी, हिमाचल कर्नाटक जीतने के बाद अब जो है तेलंगाना पर कांग्रेस की नजर है। जिस तरीके से गारंटी कर्नाटक में दी है उनको पूरा करने की कोशिश कर रही है। बम्पर जीत कांग्रेस ने वहां हासिल की है। तेलंगाना में क्या रणनीति है? देखिए, रणनीति आज के दिन सिर्फ यही है कि जो मुद्दे हैं देश के सामने जी, चाहे वो भ्रष्टाचार के मुद्दे हों, चाहे वो डेवलपमेंट का मुद्दा हो, महंगाई के विषय हों, गिरती अर्थव्यवस्था हो, इन मुद्दों पर देश में अब राजनीति होगी। लोगों को गुमराह करने की राजनीति अब इस देश के लोगों ने इनकार कर दिया है। तो तेलंगाना में भी हम आने वाले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव होंगे, जिस तरह से आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार तेलंगाना हो या दूसरे प्रदेशों के चुनाव को लेकर रात रात भर बैठक कर रहे हैं। कई महीने से हमारे देश के कई बड़े नेताओं ने तेलंगाना में कई बड़ी बड़ी सभाएं की है और उन सभाओं में जिस तरह से लोगों का अपार स्नेह और आशीर्वाद मिला है, राहुल गांधी जी के दक्षिण भारत का दौरा और दक्षिण भारत से लगातार मिल रहा जन समर्थन इस बात को प्रमाणित करता है कि तेलंगाना में भी कांग्रेस अपना परचम लहराएगी और विषयों जो देश के सामने गंभीर मुद्दे हैं उन मुद्दों पर राजनीति होगी कि किस तरह से जो है लोग परेशान रहे पूरे इन 8 वर्षों में, 9 वर्षों के अंदर में। महंगाई चरम पर है। लोगों के ये हालात हैं कि पॉकेट में पैसे नहीं है। जिन दुकानों में लोगों की भीड़ रहा करती थी, आज स्थिति बद से बदतर है। तो और हमारी जो भारतीय जनता पार्टी या डबल इंजन की सरकारें जहां कहीं भी रही, वहां न तो विकास हुआ और पूरी तरह से भ्रष्टाचार हुई और लोगों के सामने ये चीजें आई। तो तेलंगाना में भी जो है वो परचम लहराएगा और चुनावी रणनीति के तहत हमारे नेता राहुल गांधी जी पर लोगों ने विश्वास जताया। जिस तरह से लगातार देश की सीमाएं असुरक्षित हैं, चीन हमारे कई क्षेत्रों में अंदर प्रवेश कर गया है, लेकिन हम जो है वो इन विषयों से अपने आप को बचाते रहे हैं। तो इन सभी मुद्दों को लेकर हमारी रणनीति व्यापक हो रही है, पार्टी की रणनीति बन रही है। हमारे नेताओं का दौरा और कैंपेन अब शुरू होगा जी। लेकिन आलोक जी, अगर देखा जाए तो जो मुद्दे कर्नाटक के हैं, जो मुद्दे हिमाचल के, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के हैं, वो मुद्दे क्या तेलंगाना में भी होंगे? जरूरी नहीं, हर राज्य के अलग मुद्दे होते हैं, हर राज्य की रणनीति अलग होती है। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से अभी रणनीति पर काम किया जा रहा है वो रणनीति सफल हो पाएगी? बिल्कुल सही कहा आपने कि अलग अलग राज्यों की अपनी अलग अलग समस्याएं होती है। बिल्कुल सही कहा आपने, उसको ध्यान में जरूर रखा जाता है और वहाँ की जो सांस्कृतिक, भौगोलिक, आर्थिक जो समस्याएं होती हैं या वहाँ पर जो हम कमिटमेंट करते हैं लोगों से, लोगों ने देखा
कि हम मध्य प्रदेश में, हमने छत्तीसगढ़ में, हमने राजस्थान में और जो कर्नाटक में वादा किया लोगों के साथ राहुल जी ने, वो सरकार बनते पहली कैबिनेट में उसको इम्प्लीमेंट किया है। जी। तो लोगों का ये भरोसा, तेलंगाना बगल का पड़ोसी राज्य है, तो उनको भी आशाएं और अपेक्षाएं हैं कांग्रेस पार्टी से कि कांग्रेस जो वादा करती है उसको अमल करती है। जहां तक रणनीति की बात आपने कही, तो जरूर हमारे जो कांग्रेस के रणनीतिकार हैं इन सारे बिंदुओं पर भी प्रकाश डालते हुए तब फिर उसको अपने घोषणा पत्र, अपना शपथ पत्र जनता के सामने रखते हैं और उसमें हम जो भी शपथ देते हैं कि हमारी सरकार का अगर समर्थन मिलेगा, जनता का आशीर्वाद, तो चाहे वो महिलाओं की बात हो, चाहे युवाओं के रोजगार की बात हो, चाहे वहाँ जो स्थानीय मुद्दे हैं क्षेत्र के, पानी के, बिजली की, इन सभी चीजों पर जो है पार्टी का फोकस रहता है। आज के दिन में महंगाई पूरा देशव्यापी समस्या है, आज की समस्याएं नहीं है। जो रसोई गैस हम 2014 में 400 रुपए में खरीदा करते थे, आज 1200 रुपए दाम, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में काफी कमियां हुई हैं। कोरोना काल में तो हम लोगों ने देखा कि 20 रुपए प्रति बैरल तक गया था, लेकिन देश की जनता को उसका कोई फायदा नहीं हुआ है। महंगाई हर इस राज्य में, इस देश के अंदर में सभी राज्यों में समस्याएं हैं। महिलाओं की जो है वो गृहिणियों का, जो युवाओं की बात हम किया करते थे, युवाओं को रोजगार देंगे, रोजगार दे मिलना तो बहुत दूर की बात है, रोजगार घटते चले जा रहे हैं। मध्यम वर्ग परिवार गरीबी रेखा के नीचे चला गया है, गरीबी रेखा में रहने वाले लोग और नीचे चले जा रहे हैं। तो और एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी विदेशों में जाके कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम 5 रुपए और मुफ्त में चावल दे रहे हैं, और उनके जिस तरह से प्रचार प्रसार में करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं, ये भी देश के सामने है। इन सभी चीजों को लेकर के, और रणनीति की बात नहीं है, ये तो सीधे तौर पर हो गया है कि जिस तरह से विपक्षी दलों की बैठक क्रांति की भूमि बिहार में से शुरू हुई है, वो भी एक मजबूत ताकत बनकर उभर रही है। जब अगले महीने हम शिमला में बैठेंगे सभी देश के सभी विपक्ष के नेतागण, तो ये सब भी चीजें धीरे धीरे हो रही हैं। तो एक जो देश व्यापी जो वर्तमान सरकार की चारों तरफ जो लोगों में हाहाकार मची हुई है, लोग एक दूसरे के नफरत को लेकर के आगे बढ़ने वाले लोग, तो इस तरह से जो है ये सब चीजें देश की जनता के सामने है। और इसी तरह से हमारे कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति के मातहत तेलंगाना में पूरी मजबूती और ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। तेलंगाना की जनता का विश्वास और भरोसा हमें मिलेगा। हमारे एक तरफ राहुल गांधी जैसा नौजवान नेता, तो दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे जैसा सबल नेतृत्व तेलंगाना की राजनीति को नई दशा और दिशा देगा। चलिए आलोक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी के लिए। तो आपको बताते चले कि अब तेलंगाना पर कांग्रेस की नजर है। हिमाचल और कर्नाटक के बाद गारंटी देने की योजना यहां पर बनाई जा रही है। तेलंगाना की जनता को कैसे लुभाया जाएगा, इसकी योजना बना रही है कांग्रेस। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के खिलचीपुर में पीठाधीश हुआ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की अनुमत कथा में 100 से ज्यादा शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी गई, जबकि 10 शिक्षकों को रिजर्व में रखा गया। इसके लिए राजगढ़ के प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी करण सिंह भिलाला ने बाकायदा आदेश जारी किया था। जिन 100 शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई थी उन्हें 20 सेक्टरों में तैनात किया गया था। आपको बता दें, पहली बार ऐसा हुआ कि प्रशासन की ओर से किसी प्राइवेट कार्यक्रम में शिक्षकों की ड्यूटी किसी निजी कार्य को संपन्न कराने के लिए लगाई गई हो। जब कलेक्टर से इस मामले में बात करने की कोशिश की गई तो कलेक्टर इस मामले से नजरें चुलाते नजर आए और कुछ भी कहने या कैमरे से दूरी बना ली। बवाल बढ़ता देख आनन फानन में कलेक्टर ने इस आदेश को कैंसिल कर दिया। तो बता दें कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सेवा में शिक्षक नजर आए हैं। 100 से ज्यादा शिक्षकों की यहां पर तैनाती की गई और इसके बकायदा आदेश भी जारी किए गए। लेकिन जिस तरीके से बवाल बढ़ा, आनन फानन में कलेक्टर ने इस आदेश को कैंसिल कर दिया। इस खबर पर चर्चा के लिए शैलेंद्र शैली जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, वरिष्ठ पत्रकार है। बहुत बहुत स्वागत है आपका।
धन्यवाद आस्था। शरण जी, जिस तरीके से पहली बार देखने को मिल रहा है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जो कार्यक्रम था, यहाँ पर शिक्षकों की तैनाती कर दी गई, ऐसा क्यों हुआ और क्या कितना सही है इस तरीके की ये चीज होना? जी बिल्कुल, अभी एक मामला हाल ही में संज्ञान में आया है, राजगढ़ जिले का मामला है, जिसमें कथावाचक है धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग जी जो है वो कथावाचक है, बागेश्वर धाम से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में मध्य प्रदेश और देश में काफी लोकप्रिय लोगों में से एक है। लेकिन यहाँ पर जो तकनीकी रूप से जो विषय है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, जो सरकार, जो प्रशासन है, प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा जैसा कि बताया गया, एक आदेश जारी किया गया जिसमें 100 से अधिक शिक्षकों की ड्यूटी लगाई। ये बहुत ही चिंता का विषय है। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में जो सरकार है वो निजी आयोजनों में, देखिए प्रशासन का काम होता है सुरक्षा देना, जहाँ पे भीड़ ज्यादा इकट्ठी होती है और अगर कोई ने परमिशन लेके कार्यक्रम किया है या नहीं भी किया है तो पुलिस प्रशासन व सुरक्षा के दृष्टिकोण से व्यवस्थाएं अपने स्तर पर देती है। लेकिन विगत दिनों से देखने में आ रहा है लगातार मध्य प्रदेश में बड़े धार्मिक आयोजन कथा के खासकर हो रहे हैं, सीहोर में भी हुआ और अन्य जगह भी हो रहे हैं, जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में भीड़ इकट्ठी की जा रही है और ये निजी आयोजन होते हैं। जब निजी आयोजन होते हैं तो वहां पर बैठने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था और पर्याप्त जितनी भी सुरक्षा की व्यवस्था है वो उन निजी लोगों को करना चाहिए। अब यहाँ पे शिक्षकों की ड्यूटी लगाना बड़ा चिंता का विषय है और इसमें तकनीकी रूप से ये जांच की आवश्यकता है कि क्योंकि जो धीरेन्द्र शास्त्री है वो लगातार हिंदू राष्ट्र की बात अपनी कथा के आयोजनों में करते नजर आते हैं जी। और ऐसे में 100 से अधिक शिक्षकों की ड्यूटी लगाना बहुत चिंता का विषय है। शिक्षक जो होता है वो बिना जात पात धर्म देखकर उसकी नियुक्ति की जाती है और जब वो बच्चों को शिक्षा देता है स्कूलों में, कॉलेजों में, तो वो बच्चों के नाम देख के उन्हें शिक्षा नहीं देता है। ये क्योंकि तकनीकी रूप से थोड़ा सा आजकल इन विषयों पे खुलकर बोलना भी काफी चुनौती भरा है। और जो मध्य प्रदेश में जो वर्तमान में जो सरकार है वो धार्मिक पर्यटन को बढ़ाए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो प्रायोजन है उसमें अपनी सहभागिता ऑफिशियली करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अनऑफिशियली ये जो प्रमोट करने की जो नई एक परंपरा शुरू हुई है और इसमें आमजन की आस्था तो एक अलग विषय है लेकिन सरकारी आस्था होना एक अलग विषय है, तो बहुत ही गंभीर विषय है। इसमें सरकार को केवल आदेश वापस ले लेना, इसमें मेरे को लगता है कि वो उस चीज का समाधान नहीं है। बिल्कुल। और जिस तरीके से देखा जाता है कि जब भी कोई कार्यक्रम होते हैं, चाहे सरकारी हो, चुनाव हो रहे हो या कुछ भी हो रहा हो, शिक्षकों की वहां तैनाती कर दी जाती है। इस बार तो प्राइवेट तरीके से इस कार्यक्रम में शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई। क्या आपको लगता है कि ये भावनाओं को आहत कर देने वाला है शिक्षकों की? क्योंकि शिक्षकों को काम बच्चों को पढ़ाना होता है, उनके भविष्य को संवारना होता है, वहीं दूसरी तरीके से यहाँ उनकी तैनाती कर दी जा रही है। देखिए, शिक्षकों की सबसे ज्यादा ड्यूटी चुनावों में लगती है, चाहे वो नगरीय निकाय या पंचायत के चुनाव हो। अभी मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव नजदीक है तो स्वाभाविक है कि ड्यूटी सरकारी प्रबंधन ही किया जाता है, उन्हीं में से लोगों को चुना जाता है। लेकिन धार्मिक आयोजन में, खासकर कोई निजी आयोजन है, वहां पर शिक्षकों को इतनी बड़ी संख्या में उनकी ऑफिशियल ड्यूटी लगाने का जो मामला है, जैसे जो आदेश वापस हुआ है और अब अधिकारी जो है, जिम्मेदार जो है, वो कैमरे से मुंह छिपाते फिर रहे हैं, तो ये प्रशासनिक तंत्र की जो विफलता है ये दरअसल सरकार की विफलता है। जी शैली जी, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है उनके ऊपर संरक्षण है सरकार का, उनको पूरी जो है सहायता दी जा रही है। अब देखिए, ये तो व्यक्तिगत किसी का कहाँ पर प्रेम है या कौन उसे, लेकिन सरकार को बिना मतलब एक चश्मे से सबको देखना चाहिए। भारत की जो सुंदरता है, यहाँ पे जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, संविधान में सभी धर्म के बराबर लोगों के लिए पर्याप्त यहाँ पे सुविधाएं हैं। बहुसंख्यकों की भावना हो या अल्पसंख्यकों की भावना हो, इस पे हमें नहीं जाना चाहिए। हमारा इतना इसमें जो आप लगा रहे हो, क्या पहले उसकी परमिशन ले ली गई थी या उसका डिस्कशन हो गया था? लेकिन इस पूरे मामले में अगर हम डेप्थ में जाएंगे तो कहीं ना कहीं शिक्षकों का ऐसे कार्यक्रमों में व्यवस्था लगाने की जो असफल कोशिश थी, क्योंकि मामला सार्वजनिक हो गया और सरकार और प्रशासन ने खुद को गिरता देखा, तो वो आदेश वापस हुआ है जैसी जानकारी मिल रही है। किसी भी धर्म का आयोजन हो, अगर वो निजी आयोजन है तो वहां पर निजी जो आयोजक है
जी। उनकी जिम्मेदारी बनती है। सीहोर में हादसा हो चुका है, जी। एक कथा कार्यक्रम में भगदड़ मच गई थी जिसमें 2 महिलाएं भी हाल ही में कुछ माह पहले जिनकी दुखद मृत्यु भी हो गई थी। जी। तो इतने बड़े आयोजनों में अगर आप देश भर से भक्त इकट्ठे हो रहे हैं, श्रद्धालु इकट्ठे हो रहे हैं, तो नो डाउट प्रशासन को व्यवस्था देनी है, लेकिन जो आयोजक हैं फिर वो क्या कर रहे हैं? केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अपने क्षेत्र में बड़े आयोजनों का तैयारी करा लेना। और वहां पे अभी बारिश का समय है, मानसून आ गया है, मध्य प्रदेश में बारिश शुरू हो गई है। ऐसे में राजगढ़ जो है वो हाईवे, नेशनल हाईवे किससे लगा हुआ क्षेत्र है, लेकिन राजधानी से दूर है। कुछ लोग आ रहे हैं या और दूसरी जगहों से आ रहे हैं, तो जंक्शन उनको जो बड़ा मिलेगा वो भोपाल मिलेगा। जी। तो ऐसे में वहां पे प्रशासन सुरक्षा मुहैया कराए, अच्छी बात है, लेकिन जो आयोजक हैं वो क्या कर रहे हैं? और आयोजक लिख के क्यों नहीं देते प्रशासन को कि कितने लोग आने वाले हैं? जी। और प्रशासन चुनाव के ठीक पहले इतने बड़े अगर धार्मिक आयोजनों की परमिशन दे रहा है, तो फिर उनके लिए भी चुनौती की बात है कि वो इतने लोगों को कैसे एडजस्ट करेंगे। उस शहर की क्या कैपेसिटी है, उस जगह की क्या कैपेसिटी है, सड़कों की क्या कैपेसिटी है, वहां पे पेयजल की क्या व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है। देखिए, ईश्वर ना करे घटना दुर्घटना किसी के हाथ की बात नहीं होती है। पूर्व की घटनाओं से सबक लेकर सरकार को बहुत जागरूकता के साथ और पारदर्शिता के साथ आगे ऐसे मामलों पे बढ़ना चाहिए। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए शैलेंद्र जी। और ज्यादा जानकारी के लिए तो बता दें आपको कि बवाल लगातार इस मामले पर बना हुआ है। जिस तरीके से बवाल बढ़ा, कलेक्टर ने आदेश तो वापस ले लिए, लेकिन क्या आदेश वापस लेना ही इसका समाधान है या फिर इस पे गौर करने की जरूरत है कि शिक्षकों की तैनाती यहाँ पर क्यों गई। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।